ठीक है। Hey guys, this is Umesh Chandrawal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस्ड होंगे। और इस समय पर लॉकडाउन चल ही रहा है। लॉकडाउन 3.0 कुछ रियायतों के साथ आया। उस रियायतों में सबसे बड़ी रियायत शायद मेरे हिसाब से जो लिकर शॉप ओपन हो गई थी, जो भी शराब की दुकानें ओपन हो गई थी, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल आ गया। ऐसा लगा था कि जन्म जन्म से लग रहा है प्यासे हैं, शराब ही नहीं मिली कई जन्मों से। इस लॉकडाउन में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल पाई थी उस समय पर, या जो बहुत आवश्यक हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ना कि जो है शराब वगैरह इतनी ज़रूरी है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा राजस्व रेवेन्यू मिलता है तो गवर्नमेंट ने इसलिए भी ओपन करवा दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज करें। फिर पुलिस वालों को कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ दुकानों को बंद करना पड़ा। तो इस तरह से ना करें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए स्टडी सर्च पॉइंट यहाँ पर तत्पर है। आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सब्जेक्ट का एरिया अब हमने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर करंट अफेयर भी जुड़ चुका है, पॉलिटी चल ही रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की साइंस तो आपको मिल ही रही है लगातार। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर 2020 जो पेपर होगा, 2020 में होगा, 2021 में होगा, ये सब तो अब जो आने वाला जो आपका भविष्य है उसके गर्भ में ही छुपा है। लेकिन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का ये नया चैप्टर। अभी तक हमने ऑलमोस्ट केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। यहाँ से बायोलॉजी, जीव विज्ञान शुरू हो गई है। तो जीव विज्ञान का हम चैप्टर लेकर के आए हैं आज आपके लिए। उससे पहले हम आपको अपना ऑफिशियल लोगो दिखा देते हैं, स्टडी सर्च पॉइंट, जिसमें आपको जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितनी भी सरकारी परीक्षाओं से संबंधित जो भी तैयारी होती है वो सब यहाँ पर कराई जाएगी। कुछ समय के बाद मैथ्स और रीजनिंग भी आपके सामने आएगी, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप अगर पीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूके पीएससी, उत्तराखंड पीएससी की तैयारी, सी टेट, यू टेट, या फिर किसी भी अन्य स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी की तैयारी, एनटीपीसी, आरआरबी और भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जीएस पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग भी आपको मिलेगी कुछ समय के बाद। उत्तराखंड राज्य से संबंधित विशेष वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टडी सर्च पॉइंट्स के और जो भी यहाँ पर हमारी जहाँ पर सोशल साइट्स हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पर सर्च कर सकते हैं @स्टडी सर्च पॉइंट। वहाँ पर हमारा वेब पेज आपको मिल जाएगा, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी पीडीएफ मिल सकती है, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज। ये तीनों ही मतलब चारों में ही स्टडी सर्च पॉइंट आपने डालना है, फेसबुक में, ट्विटर में और जो आपका टेलीग्राम में, और यह गूगल में अगर आप हमारे वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं। उसके अलावा स्टडी सर्च पॉइंट की एक और वेबसाइट, एक और ब्लॉग कह सकते हैं, ब्लॉग पेज है हमारा, तो वो है yexpress.blogspot.com। यहाँ पर आकर के भी आप विभिन्न प्रकार की पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस को लाइक, कमेंट करते रहें, शेयर भी करते रहें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आगे आपको नई नई वीडियो, नई तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सेल। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। सेल जैसे कि आपको पता है कोशिका। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का एक आधार है। इसका मीनिंग हम आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं कि सेल होता क्या। जैसे देखो, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान बनता है, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट क्या है, उसमें सबसे छोटी जो यूनिट, सबसे छोटा जो बेस है वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ईंट जो है वो बेस है। बहुत सारी ईंटें मिला के दीवार बनेगी। उन फिर अगर आपकी 4 दीवारें मिला दोगे और ऊपर की छत मिला दोगे, फर्श मिला दोगे, तो एक रूम बन जाएगा। बहुत सारे रूम बनाओगे, एक फ्लोर बन जाएगा। फ्लोरों को मिलाओगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो यानी कि सबसे बेसिक जो निकला वो था ब्रिक्स। तो ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी होती है, या
कोई भी अगर एनिमल बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीवित कोशिकाओं का जो भी जो आपका शरीर है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, सेल से मिल करके बना होता है। सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा जो आधार है सेल है। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू मतलब ऊतक बनता है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला करके ऑर्गेनल्स कह सकते हैं, या बॉडी कह सकते हैं, या ऑर्गेनल्स यानी कि कोई भी जीवित जो है हमारा जीव बनता है, ठीक है क्या। ये सब आगे आते रहेंगे टॉपिक वाइज। अभी सेल का चल रहे हैं तो सेल में क्या बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, जो भी आपके सजीव होते हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब संरचना किससे मिलकर के बना है, तो कोई भी जीवित जो आपका शरीर है, जीवित जीव है, या वो आपका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब आपका फंक्शनल यूनिट क्या है कि बॉडी बन गई है, अब कोई भी शरीर बन गया उसी से थोड़ी काम चल जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी ना। जैसे अगर ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें, खाना पचेगा, सांस लोगे आप, ब्लड सर्कुलेट होगा, वेस्ट मटेरियल जो भी बॉडी में बनेगा उसको आप शरीर से बाहर निकालेंगे। ये इस तरह की और भी बहुत सारी रिप्रोडक्शन क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं जो आपका प्रजनन कहते हैं रिप्रोडक्शन को, ये सारी क्रियाएं आपके शरीर के अंदर होती हैं। तो इन जो भी ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं, इनको भी जो आपका क्रियान्वित करता है, जो इनको एग्जीक्यूट करता है, सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। तो इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, क्वेश्चन इससे भी बनता है। देखो, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1665 मे बी समथिंग इज कुछ मिस हो गया लग रहा है, पीडीएफ में थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में सही कर लेंगे। 1665 आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने सॉरी रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन नहीं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर करा था। यानी कि कोशिका की खोज अगर सबसे पहले किसने की कहेंगे तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। क्या थी, मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज की गई थी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है क्या, मतलब जीवित कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। अगर नॉर्मल कोशिका की खोज किसने की कहेंगे तो आप रॉबर्ट हुक ही कहेंगे। 1665 इनने क्या करा, ये जो है कॉर्क का स्लाइस ले गया, एक छाल ले गया है, मान लो किसी भी पेड़ की छाल जो होती है उसका एक 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 टुकड़ा लेकर के आए। उस टुकड़े को उस समय पर जो लेंस होते थे वो इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं होते थे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होते थे, मतलब ठीक है, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी उस समय पर हुआ करता था। तो लेकिन रॉबर्ट हुक जब ये लेकर के आए एक आपका स्लाइस, एक छाल का टुकड़ा, इस पर इन्होंने ऑब्जर्व करा, जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिले। आप इस तरह से मान सकते हैं कि इस तरह से मिला उनको कि एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट बने हुए थे। ये सब सेम साइज के थे, हालांकि थोड़ा यहाँ पर साइज अलग हो गया, लेकिन ये सब सेम साइज के थे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिले थे, उन्हीं को इन्होंने सेल कहा था। क्लियर हो गया। तो ये तो खाली एक स्टोरी है, स्टोरी आपके माइंड पर सेट होनी चाहिए, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि डेड सेल किसने डिस्कवर करा। डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 विद द हेल्प ऑफ कॉर्क स्लाइस। ठीक, कॉर्क स्लाइस से यानी कि जो कॉर्क की छाल होती है उससे इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर आता है लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका किसने खोजी थी, तो जीवित कोशिका खोजी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सिर्फ ल्यूवेनहॉक लिखा हुआ, आप एंटोनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में, 1665 1665 में डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये तो कोशिका की खोज हो गई, यानी कि सेल डिस्कवरी हो गई। अब है सेल थ्योरी। कोशिका खोज तो हो गई, लेकिन कोशिका की थ्योरी जो दी जाती है, सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत कि कोशिका का काम क्या है, कोशिका किस तरह से मिलके बनी है, ये सब चीज़ें जो बताता है उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। यहाँ पर सेल के बारे में आप डीप
चीज़ें पढ़ेंगे कि सेल का काम क्या है, किस तरह से कोई भी अगर बॉडी है वो आपका किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है या नहीं बनी है, जो भी है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी जो दी गई थी, कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वहाँ पर सेल थ्योरी में रॉबर्ट हुक या एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक का नाम लिखना। सेल थ्योरी दी गई थी स्लीडन ने 1838 में, और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके 1839 में स्वान ने भी दे दी थी, ठीक है। तो नाम याद रखना, स्लीडन एंड स्वान ने दी थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। इसमें क्या था कोशिका सिद्धांत में, कोशिका सिद्धांत कहता था कि ऑल प्लांट्स, ठीक है, सभी प्लांट्स और जो एनिमल हैं वो सेल से मिलके बने। उस समय पर प्लांट एनिमल दो ही तरह से डिवाइड कर रहे थे। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो आप पहले भी आपको हम बता चुके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम का क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, यहाँ पर सेल थ्योरी में ये कहा गया था कि वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस क्या है, अपवाद के तौर पर हैं कोशिका सिद्धांत के। अब वायरस क्यों अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत में, इसीलिए कि देखो कोशिका में कहा गया है कि कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी वो आपका सेल से मिलके बनी है, मतलब जीवित है। लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस ना तो सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है, मतलब ना ही ये लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का आपका कनेक्टिंग पार्ट होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की ये आपका कड़ी होती है। अब इसको कैसे डिस्कवर या इसको डिस्कवर नहीं, इसको कैसे डिस्क्राइब करें, इसको कैसे आपको समझाएं। देखो वायरस जब तक बाहर है, मान लो ये जैसे आजकल अभी आपका कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इसके यहाँ से जो होगा वायरस, वो अगर बाहर निकलेगा तो उसको यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिलेगी, कोई बॉडी नहीं मिलेगी। तो ये अब आपका बॉडी में तो है नहीं। जब भी वायरस किसी होस्ट बॉडी में होता है, मतलब किसी भी बॉडी में होगा, तो वो लिविंग हो जाता है। लेकिन जैसे वो बॉडी से बाहर आता है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए जो अभी ये आपका कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कहा गया है कि वायरस को अगर बॉडी नहीं मिलेगी, वायरस को अगर कोई भी शरीर नहीं मिलेगा तो वायरस निर्जीव हो जाता है। तो कोई अगर शरीर ही नहीं मिलेगा, सब दूर दूर हैं, पास में जगह ही नहीं, वायरस यहाँ से स्प्रेड हुआ लेकिन बीच में कुछ मिला नहीं, तो वायरस इसी बीच में रह जाएगा और निर्जीव हो जाएगा। निर्जीव हो जाएगा तो उसका कोई काम नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे उसको बॉडी मिल जाती है तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर आपके अगर शरीर में 5 कोरोना वायरस एंटर कर गए तो वो कुछ सेकेंड में ही या कुछ मिनटों में ही बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 लाख बन सकते हैं, 5,000 बन सकते हैं, 50,000 बन सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसलिए ये क्वेश्चन बना है बहुत बार, किसको सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी कहते हैं, तो वायरस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस निर्जीव होता है जब तक वो किसी बॉडी के बाहर है, किसी जो शरीर के बाहर है, किसी शरीर में एंटर करेगा, किसी शरीर के अंदर है, होस्ट बॉडी के अंदर है, तो वो सजीव होता है, इसलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको साइटोलॉजी किसे कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में भी आ सकता है, कोई सीजीएल वगैरह किसी तरह का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं, तो वहाँ पर आता है कि आपका साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी होता क्या है, बेसिकली कोशिका के बारे में, कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, कोशिका किस तरह से मिल करके बनी है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसका जो अध्ययन होता है इसी को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली कोशिका का जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। आज जो है मैक्सिमम चीज़ें कोशिका अभी शुरू नहीं करा गया है। कोशिका से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन या छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ कराया है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिका का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। क्लियर हो गया। कोशिका के पार्ट होते हैं ना, जैसे कि आपका बाहर जहाँ पर जो उसका मेम्ब्रेन होता है, कोशिका का मेम्ब्रेन, देन उसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोशिका से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ लेंगे, ये फिर मिस हो जाती हैं बहुत बार। कुछ यहाँ पर आपने सुना होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, तो हिंदी में कहेंगे एक कोशिकीय और इंग्लिश में कहेंगे यूनिसेल्युलर। और दूसरा है मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। तो सिंपली नाम से क्लियर हो जा रहा है। एक कोशिकीय मतलब जिस भी जीव में एक कोशिका होगी, एक सेल होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय। जिसमें एक से ज़्यादा सेल होंगे उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये बात बताओ, इसमें जो जो डिफरेंस है वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपका सेल नंबर के हिसाब से डिफरेंस, यानी कि कोशिका संख्या के हिसाब से डिफरेंस।
यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल होगा, मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल होंगे, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अब इनके फंक्शन क्या, कार्य क्या है, देखो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है आपके पास। घर में आप, जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हो, आप कहीं बाहर स्टडी करने गए हो, पढ़ने गए हो, तो आप अकेले रहते हो, तो सारा काम आपने करना पड़ेगा ना, कि सब्जी खत्म हो गई तो आपको ही जाना पड़ेगा, कुछ और राशन दूध खत्म हो गया आपको जाना पड़ेगा, खाना बनाना है आपको ही बनाना पड़ेगा, अगर आपने मेड वगैरह नहीं रखी तो बर्तन धोना है तो आप ही को धोने पड़ेंगे, मतलब सारा काम आपने करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी शरीर में एक ही सेल है, अगर किसी बॉडी में, किसी जीव में एक ही सेल है, तो ऑल जो आपके फंक्शन होंगे, जो भी काम होंगे, वो सारे सिंगल सेल के द्वारा किए जाएंगे, एक ही सेल करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर रिप्रोडक्शन करना है, रेस्पिरेशन करना है, ब्रीदिंग करना है, जो सर्कुलेशन होता है, फूड डाइजेशन करना है, सारा सारा काम एक ही सेल करेगा ना, क्योंकि सेल तो एक ही है। मैं अकेला रह रहा हूँ तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, या आपके साथ दो तीन साथ में और रह रहे हैं, तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि भाई ये काम ये कर लाएगा, ये काम ये कर लाएगा। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर में होता है। मल्टी सेलुलर में जो भी फंक्शन, जो भी कार्य होते हैं, डिफरेंट सेल डिफरेंट तरह के कार्य करेंगे। ठीक है ना। जैसे डाइजेशन है तो डाइजेशन का काम अलग जो है आपके सेल करेंगे। अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन का काम अलग सेल करेंगे। अगर आपका जो कि ब्लड सर्कुलेशन है, वो काम अलग सेल करेंगे, ब्लड सेल करते हैं। ठीक है। और मैसेजिंग जो होती है, ब्रेन को अगर कनेक्ट करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, तो वो अलग करते हैं, न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं। तो ये इस तरह से डिवाइडिंग रहता है, यानी कि हर सेल का अपना अपना काम होगा, डिफरेंट सेल डिफरेंट तरह के काम करेंगे, दो अलग अलग सेल एक ही जैसे काम कभी नहीं करेंगे। ये मल्टी सेलुलर में होता है। क्लियर हो गया। तो काफ़ी आसान है। अब अगला इसी में है कि रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि प्रजनन। सिंगल सेल है तो एक ही सेल करेगा रिप्रोडक्शन, अभी मैंने बता दिया था। इसमें मल्टी सेलुलर में या तो जर्म सेल करते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब विशेष सेल होते हैं, जो कि आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में काम करते हैं। बेसिकली आपको जर्म सेल याद रखना है। ठीक हो गया, कि जर्म सेल जो है वो आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में काम करते हैं। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल। अब एक कोशिकीय हैं, जीवन काल छोटा होता है, जल्दी मर जाते हैं, और बहुकोशिकीय हैं तो थोड़ा सा बड़ा जीवन काल होता है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना भी होता है। अभी युगलिना जिसने बायो वगैरह पढ़ी तो उसको पता होगा। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये तीनों जो हैं ये प्रोटिस्टा का पार्ट है। किसका है, प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा, फंगी, इस तरह से अलग अलग टाइप आते हैं। तो युगलिना जो है ये अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये तीनों ही प्रोटिस्टा के पार्ट हैं। जब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण तो उसमें आ जाएगा प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो ये तीनों किसके पार्ट हैं, प्रोटिस्टा के पार्ट हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसके पार्ट प्लांट, फंगी, एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टी सेलुलर के। यानी कि हम खुद एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, तो हम भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया। तो एक और डिफरेंस हम यहाँ आज पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों को जो हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही कहते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, या पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते क्या है। मैं आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल ये होता है, इसको बोलते हैं सेल के बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर जो एक जो आपका परत होती है ना सेल के बाहर की, जो कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ बाहर से सेल के अंदर आएगा या फिर सेल से बाहर जाएगा, ये जो है सारा काम इसका, ये एक तरह से गार्ड हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बीच में सेंटर सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाएगा इसको, न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, इसके भी चारों तरफ एक और लेयर होती है, मतलब एक और परत, एक और झिल्ली न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होती है। और ये ध्यान भी रखना, आगे फिर मैं बताऊंगा भी, न्यूक्लियस जो है वो आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है, दो झिल्ली वाला होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस मतलब दो झिल्ली वाला। दो झिल्ली का मतलब एक झिल्ली तो ऑलरेडी यहाँ पर सभी के सेल में है ना, दूसरी इसमें ऑलरेडी है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ये जो झिल्ली होती है, ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये एब्सेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, या कहीं पर भी। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एक अच्छी तरह से डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके चारों तरफ जो यहाँ मेम्ब्रेन है,
जो झिल्ली होती है न्यूक्लियर झिल्ली जो होती है, नाभिकीय झिल्ली, वो अनुपस्थित रहती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स्ड होगी, शेप फिक्स्ड होगा, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली प्रेजेंट रहेगी। ठीक हो गया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनका फेयरली लार्ज मतलब थोड़ा बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियोड यानी कि केंद्र का, जो बीच का मैंने बोला था सेंटर पार्ट, नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस यानी कि नाभिक वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इसमें घिरा होता है नाभिकीय झिल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है, क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम किसे कहते हैं? जो गुणसूत्रों को कैरी करता है। क्रोमोजोम एक तरह से कहते हैं ना, जो आपके गुणसूत्रों को कैरी करता है, यानी कि आगे की तरफ ले जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणधर्मों को ले जाता है उसे क्रोमोजोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके पार्ट, उसके अंदर पार्ट पढ़ेंगे आप, डीएनए, जीन्स, जो जो अलग अलग आते हैं उसको आपने अभी नहीं करना है डिफाइन, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं, सिंपल सी बात है। यूकैरियोटिक है तो एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं। अब सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का मतलब क्या है कि सेल डिवाइड होता है ना, आपके शरीर में भी तो सेल डिवाइड होता है, या फिर मेरे शरीर में भी सेल डिवाइड होता है। लगातार आपने सुना होगा कि सेल आपके शरीर में मरते रहते हैं, फिर नए सेल फिर से पैदा हो जाते हैं। तो वो नए सेल कहाँ से आ रहे हैं? क्या कोई अलग से कोई तुम्हारे यहाँ सेल डाल के चला जा रहा है क्या? नहीं, वो नए सेल आते हैं सेल डिवीजन से, यानी कि कोशिका विभाजन से। शरीर के अंदर एक कोशिका अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड होते रहती है, तो उसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर जो आपका सेल डिवीज़न होता है वो होता है फिजन से, यानी कि विखंडन से, या बडिंग से यानी कि नवोदित से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ कि फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब मान के चलो आप ऐसे, जैसे ये कोई सेल है, ये सेल क्या होगा, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मान लेते हैं, जो भी है वेल डिफाइंड हो या ना हो, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो मतलब इसके दो सेल बन गए, और कुछ समय के बाद जब ये मैच्योर यानी कि पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो ये वाला न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, मतलब ये सेल एक बन जाएगा, ये सेल दूसरा सेल बन जाएगा। मैंने साइज थोड़ा बड़ा बनाया दिखाने के लिए, ठीक है। तो फिजन में मतलब टूटता है, सेल टूटता रहेगा। और बडिंग का मतलब होता है कि एक ये सेल है मान लो, इसके नीचे एक और सेल लग जाएगा, इसके नीचे एक सेल बर्ड जैसा, ठीक है, नवोदित हो जाता है। यहाँ पर नया एक और सेल उदित हो जाएगा धीरे धीरे। ये जब मान लो आपका मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अभी तो इसके साथ ही अटैच है, बड़ा हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगा और अलग सा एक सेल बना देगा, तो उसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, फिजन, बडिंग ये सब आगे आएंगे आपके, अभी फिलहाल समझना है सीधा। इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आता है ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल कहेंगे इसको हम हिंदी में, क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल, ये नाम है, ठीक हो गया। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपने सुना होगा, और माइकोप्लाज्मा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन तो इसमें भी होता है, लेकिन सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, या तो माइटोसिस से होता है या मियोसिस से होता है। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है इसके एनिमल, प्लांट, अमीबा और फंगी। अब मैं समझा देता हूँ कि समसूत्री क्या होता है। ये एक सेल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल कह दो, या जो भी एक सेल है जिससे दो नए सेल बनेंगे या चार बनेंगे। अब माइटोसिस में क्या होता है, ये एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में। कितने में? ये एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में, दो सेल में ये सेल डिवाइड हो गया। तो ये आपने क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में। तो ये जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका मतलब इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46, 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होंगे जितने की पेरेंट न्यूक्लियस में थे या पेरेंट सेल में थे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो पता ही है ना कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। 22 जोड़े सब में सेम होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। 22 जोड़े जो है सभी में सेम होते हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। जो 23वां पेयर होता है, यानी कि 45वां और 46वां क्रोमोसोम्स, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है।
फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता तो आगे ये भी डिस्कस होगा, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ये माइटोसिस है। अब मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, ठीक। अर्ध का मतलब ही आधा होता है कि एक न्यूक्लियस पहले 2 में होगा, फिर ये 2 में हो जाएगा, तो एक न्यूक्लियस 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि एक सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सेल से 4 नए सेल बन गए। 4 नए सेल बन गए तो अब इसमें केवल 23 ही रहेंगे, इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे ना, अब लेकिन यहाँ सबके पास 23 क्रोमोसोम्स रह गए। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मियोसिस या माइटोसिस क्या होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाएंगे। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो आधे आधे में डिवाइड हो गए, 23 सबके पास आ जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल के पार्ट्स। जो आपने देखा होगा सेल, अभी मैंने बता भी दिया है कि सेल नॉर्मली क्या है, ये सेल है, ये जो इसकी बाहर की इसकी झिल्ली है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। बीच में एक सेंटर पार्ट होगा जिसको बोलते हैं नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और इसके बीच में जो ये फ्लूइड टाइप का पार्ट होता है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। बेसिक जो सारा हमने पढ़ना वो साइटोप्लाज्म में ही पढ़ना है, सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित रहती हैं। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का था ये सेल का। नेक्स्ट वीडियो में सेल को और हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।